Welcome students, I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने प्रोकैरियोटिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सबसे एक महत्वपूर्ण भाग मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स एक यूनिसेलुलर्स होते हैं जिसमें एग्जांपल्स आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। हमने जितने पॉसिबल आज तक क्वेश्चंस आए हैं हर एक कंटेंट को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। मैंने एम्स, निट या फिर पुरानी जो प्रीवियस को हम AIPMT कहते थे, उसमें भी जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मतलब जो पॉसिबल था, जितने क्वेश्चन आज तक आए, हर तरह के पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किए कि क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल्स होते हैं, स्टिल दे आर लिविंग, मतलब एक सेल भी एक लिविंग होती है। फिर प्रोकैरियोट्स में हमने देखा, प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखा। प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में जैसे कि इसमें ग्लाइकोलेक्स होता है, जैसे कि हम सेल एनवेलप की बात करें तो उसमें ग्लाइकोलेक्स आता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल आता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर अलग से पढ़ते हैं तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी आती है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलेक्स के थोड़ा सा नीचे की तरफ रहती है। फिर हमने स्टेनिंग पढ़ी थी, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ग्लाइकोलेक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्लाइम लेयर और कैप्सूल आते हैं। सेल मेम्ब्रेन का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को अब, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये तो हमने पूरा एक सेल एनवेलप कंप्लीट किया था। सेल एनवेलप के बाद में हमने मूव किया था साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या क्या काम क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूट क्या है, किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, लाइक राइबोसोम एक सेल ऑर्गन पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसका फंक्शन देखा था। इसके अलावा उसमें जीनोम और न्यूक्लियोइड होता है, क्लियर, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा इनके अलावा इसमें वॉल्यूम, इसमें कुछ काफ़ी सारे इंक्लूसिव बॉडीज होती हैं जो कि रिजर्व फूड को स्टोर रखती हैं। एक रिजर्वॉयर्स है, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें प्लाज्मिड होता है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी कहते हैं, जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और भी हम पढ़ेंगे डिफरेंट फंक्शन लेटर ऑन, धीरे धीरे प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स देखा था। फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल में कैसे कैसे इमिनेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्रोड्यूस किया है, सेल थ्योरी क्या होती है, एक सिंगल सेल कैसे लिविंग रहती है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा अभी तक। अब इसके बाद का हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में कि यूकेरियोटिक्स, अब हमारा प्रोकैरियोटिक पार्ट पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल के बारे में कि यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यूकेरियोटिक सेल ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव होती है, क्योंकि यूकेरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं, तो हमें हर एक सेल ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जो जीनोम होता है वो मस्ट डेवलप होता है, तो हम इसके जीनोम को भी अच्छे से देखेंगे। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल से, ठीक है। चलिए, और यूकेरियोटिक सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें क्या वैरायटी ज़्यादा है, और जो वैरायटी ज़्यादा है तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्लियर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। ओके, सॉरी, यूकेरियोटिक सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। यूकेरियोटिक सेल में इंक्लूड होता है प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंगाई। ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। वैसे तो क्या है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में ही गिने जाते हैं, लेकिन वो एक सेल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट्स व्हाई उनको हम थोड़ा सा अलग स्टडी करते हैं। तो यूकेरियोट्स के अंदर क्या आता है, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, ये सब यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सारे यूनिट, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और माइक्रो साइनोप्लाज्मा और यही आते हैं, तो इसमें कई लाइक इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सारे यूनिसेलुलर होते हैं। बट यूकेरियोटिक में भी स्टिल 2 कैटेगरी हो सकती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। आपके सामने ये जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा, ठीक है, ये जो प्रोटिस्टा है आपके सामने, केवल यही प्रोटिस्टा होते हैं जो कि आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा आपके इसमें अगलावा जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस, ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रोटिस्टा ही होता है जो यूनिसेलुलर होते हैं और ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या-क्या आते हैं, एल्गीज आती हैं कुछ, ठीक है, कुछ एल्गीज आती हैं, कुछ प्रोटोजोआ आते हैं इनके अंदर, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पर हम देखेंगे। प्लांट्स के अंदर भी क्या-क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, प्लांट हमें पता ही है, इसमें एल्गीज आती है, फिर जिम्नोस्पर्म प्लांट आते हैं, लाइक ठीक है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, तो प्लांट्स के अंदर वैरायटी आती है। एनिमल्स के बारे में हम जानते ही अच्छे से, ठीक है, एनिमल्स हम लाइक वी आर ऑल्सो लाइक एनिमल्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी हम करते हैं। फंगस एक अलग से कैटेगरी है, फंगस भी एक कैटेगरी है, इसमें भी लाइक आपके हम वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना, प्लांट, एनिमल और फंगस, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं अकेला केवल यही यूनिसेलुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर की क्या-क्या खास बात होती है? देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना-अपना इम्पोर्टेंट रोल है। वी नो लाइक द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकेरियोटिक सेल आर द मच डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्सिव देन द प्रोकैरियोटिक। ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोट्स की प्रोकैरियोटिक कम डेवलप है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइक वो लीस्ट डेवलप्ड, लाइक वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने अगर किसी को बनाया है, किसी ऑर्गेनिज्म को बनाया है, तो उसे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कोई भी हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, और चाहे ही आपकी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो, हर किसी का अपना-अपना इम्पोर्टेंट है। हमें उनके इम्पोर्टेंट को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हर का बैक्टीरिया का अपना एक इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया देखिए, आप सोचिए अगर किसी को एक फॉर एन एग्जांपल किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है किसी इंसान को, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर है तो कोई कर नहीं सकता, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम यूकेरियोटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सब ठीक है, द फर्स्ट वन, द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ए साइटोप्लाज्म। अब देखिए अलग अलग वर्ड है और ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, अगर हम सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का अंदर का ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म था। देखिए एक मिनट, एक जैसे कि मैं अगर यहाँ बना देता हूँ, तो ये तो क्या हुआ, ये मान के चलो जीनोम हो गया, और इस जीनोम के चारों तरफ क्या हो गया, इस जीनोम के चारों तरफ क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म देखिए इसमें क्या है कि सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं है। अब सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं है तो केवल साइटोप्लाज्म ही आपको दिखाई देगा। भैया देखिए अगर मान के चलो, अगर आप में मान के चलो न्यूक्लियस इसके जीनोम के अलावा यहाँ इसके साइटोप्लाज्म में कोई सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, तो केवल आपको साइटोप्लाज्म ही दिखाई देगा। अगर सेल ऑर्गेनल्स होते तो आप आपको साइटोप्लाज्म और वेरियस स्ट्रक्चर दिखाई देते, बट ये ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ से प्रोकैरियोट की, अगर मैं सॉरी यूकेरियोट की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, अब यूकेरियोटिक में क्या होता है, अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक ये सेल ऑर्गन हो गया, ठीक है, एक ये सेल ऑर्गन हो गया, ठीक है, जैसे कि ये सेल ऑर्गन हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये सेल ऑर्गन हो गया। तो मतलब पूरे सब देखिए, अब जैसे कि मान के चलो ये पहला सेल ऑर्गन, ये दूसरा सेल ऑर्गन्स, ये तीसरा सेल ऑर्गन, ये फोर्थ सेल ऑर्गन। देखिए कितने सारे सेल ऑर्गन्स हैं, ऐसे और भी हैं, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल के लिए 4 बनाए हैं। अब इतना ज़्यादा, अब ऐसे सेल ऑर्गन साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, तो साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म, आप देखिए एक ये कंपार्टमेंट हो गया इसका, मान के चलो ये कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया। ऐसे एक्चुअली कंपार्टमेंट्स भी नहीं होते, बट दे लुक लाइक कि कंपार्टमेंट, ये सिर्फ एक पॉइंट है कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, कि साइटोप्लाज्म को अलग-अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जो कि इसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स मतलब इसमें से कुछ मैक्सिमम जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड अप होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड अप होते हैं। अब मेम्ब्रेन के थ्रू जो बाउंड अप होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, क्या रीजन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन से क्यों बाउंड अप होते हैं, क्या कोई फर्क पड़ता है बाउंड होने से, ना होने से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ देखेंगे। न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ डबल लेयर होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर, और अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में देखिए 1 और 2, ये दो मेम्ब्रेन होती है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस होता है वो दो मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड अप होता है।
तो देखिए ये वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, तीसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर आप यहाँ देखेंगे, अब फिलहाल इसको भूल जाइए, आप प्रोकैरियोटिक सेल को यहाँ पे देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ का ये आप सॉरी, ठीक है, आपको दिख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ जो दिख रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ जो चारों तरफ खाली दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है। अभी देखिए यहाँ पर आप देखिए तो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, देखिए खाली कमरा है पूरा, साइटोप्लाज्म कुछ है ही नहीं, तो कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म जो है आपका, अब यहाँ पर भी ये दिख रहा है आपको, इसके ये देखिए अगर आप ये देखेंगे आपको ये जो डबल लेयर दिख रही है, ये पर्पल कलर की, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लिखा हुआ है ना न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये जो अंदर की तरफ है ये उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर और सेल, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देखिए फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये पहला सेल, एक ये, एक मिनट बेटा, ठीक है, ये एक पहला सेल ऑर्गन हो गया, ये दूसरा सेल ऑर्गन हो गया, ये तीसरा सेल ऑर्गन हो गया, ये चौथा सेल ऑर्गन हो गया, ऐसे सेल ऑर्गन प्रेजेंट है। अब ये जो सेल ऑर्गन प्रेजेंट है, अब ये सारे जितने भी सेल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ये सारे सेल ऑर्गन अगर आप देखेंगे डबल मेम्ब्रेन से बाउंड अप है। ये देखिए, ये दिख रही है पहली मेम्ब्रेन, फिर दिख रही है आपको दूसरी मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे सेल ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन से बाउंड अप है। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ऐसा लगता है कि कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक कंपार्टमेंट देखिए ये बन गया, ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट देखिए ये बन गया, तीसरा कंपार्टमेंट ऐसा बन गया, पांचवा कंपार्टमेंट ऐसा बन गया, यहाँ पे भी कोई सेल ऑर्गन होगा होगा कोई ना कोई, तो ये कंपार्टमेंट बन गया। तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई सेल ऑर्गन अपनी जगह घेर लेता है कि भैया ये मेरा एरिया है, ठीक है, बट क्लोरोप्लास्ट देखिए मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, ऐसा एरिया डिवाइड नहीं होता है। लेकिन लेकिन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देखिए अगर मान के चलो कि एक घर के अंदर फॉर एन एग्जांपल 4 लोग रहते हैं, ठीक है, तो अपना अपना वो जगह कवर कर लेते हैं कि मैं यहाँ रहूंगा, तुम यहाँ रहोगे, तो बस वही घर का एक एरिया उन्होंने कवर कर लिया। ये खाली घर था, इसमें कोई रहता ही नहीं है, तो ये खाली घर रह गया। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अपना अपने एरिया तो डिवाइड करेंगे ही ना, बस यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल, प्लांट और एनिमल सेल आर डिफरेंट। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल, फॉर्मर का मतलब है ये जो पहले, जो पहले की बात करें, प्लांट मतलब जो प्लांट है उसके अंदर सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं जो कि लाइक फूड स्टोर करते हैं, इसके अलावा इसमें एक प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, और जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फॉर्मर में, फॉर्मर का मतलब क्या है यहाँ पर, दोनों में से जो पहला है, दोनों में पहला कौन सा, प्लांट है, तो पहले के अंदर सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है। ठीक है, सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट के अंदर, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड इसमें लाइक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फूड को स्टोर करने में काम करता है। इसके अलावा ये लाइट की सेंसिटिविटी की वजह से इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस भी कर देता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट सेल के अंदर, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इवन एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड भी नहीं होता, सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं होती, और सेल वॉल भी नहीं होती। तो ऐसी मत समझ लें कि सिर्फ लार्ज वैक्यूल ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इनमें। ठीक है, और इसके अलावा सब कुछ होता है, इन तीनों के अलावा सब कुछ दोनों में कॉमन होता है। एक सेल, कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं, जिसके जैसे कि एग्जांपल है कि जो सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गन है जो प्लांट सेल में नहीं होता लेकिन एनिमल सेल में होता है। ऑन द अनदर हैंड लिख रखे, देख रखे यहाँ पे, एनिमल सेल हैव ए सेंट्रियोल व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस है। और हमें क्यों डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों यूकेरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है, अब आपके मन में कोई प्रोटिस्टा फंगस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अब, इसके अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है,
सेंट्रियोल बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर सर सेंट्रियोल अगर सेल डिवीजन में आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है कि सेल डिवीजन में अगर सेंट्रियोल मदद करता है और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, तो क्या प्लांट सेल डिवाइड नहीं होती? होती है बेटा, डिवाइड होती है, जब भी तो प्लांट इतना बड़ा होता है। इनमें सेंट्रियोल की जगह कुछ और पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट सेल्स डिवाइड कर पाती है, ठीक है। इन एडिशन यूकेरियोटिक सेल्स, देखिए इन एडिशन, देखिए इसमें एक-एक क्वेश्चन से ध्यान रखना, मैंने इवन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको हाइलाइट कर रखा है जिनसे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल हैव ए कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने क्या हुआ, इन सारे पॉइंट को लाइक अलग से इसको कवर कर दिया, मतलब इनको मैंने अलग से कवर कर दिया, क्यों? अब ताकि आपको पता रहे कि सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला होता है, यूकेरियोट्स में भी कुछ यूकेरियोट्स के अंदर फ्लैजेला होता है, जैसे यूग्लिना के अंदर होता है फ्लैजेला, क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर भी फ्लैजेला होता है। लेकिन इनका जो फ्लैजेला होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा मस्ट डेवलप होता है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है उनके अंदर क्या था, 8 फ्लैजेलिन प्रोटीन्स है और बीच का जो स्ट्रक्चर था खोखला था, कुछ नहीं था। लेकिन ये खोखले नहीं होते, बस इतना ही फर्क है। ये खोखला नहीं होता, ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर से बंधा हुआ होता है, तो ये खोखले नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर मच इवोल्यूटेड और मोस्ट मस्ट डेवलप, इसलिए इनका कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी कहा गया है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला ही होता है, ऐसा कुछ नहीं फ्लैजेला नहीं होता, बट फ्लैजेला ज्यादा डेवलप होता है। जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला था 8 फ्लैजेलिन प्रोटीन से कवर था, लेकिन बीच में खोखला था। तो क्या अब जब खोखला रहेगा तो उनको चाटकों को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोट्स में बीच में खोखला नहीं होता, बीच में क्या होता है, कुछ फ्लैजेलिन प्रोटीन्स की कुछ चेन्स होती हैं जो इसको मेंटेन करके रखती हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक सेल को बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। यूकेरियोट्स में क्या होता है, प्रोटीन का एक फाइबर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे कि वो प्रॉपर डेवलप रहते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोप्लाज्म का स्केलेटन जिससे कि सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सेल अगर मान के चलो राउंड शेप है, कोई सेल लाइक लंबी है, कोई सेल लाइक रेक्टेंगुलर है, कोई सेल लाइक न्यूरॉन्स की बात करें तो लो लंबी सेल होती है, तो लाइक इन सबका कोई ना कोई प्रॉपर रीजन होता है, ठीक है। इनका सबका कोई ना कोई प्रॉपर रीजन होता है, तो ये जो प्रॉपर रीजन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली साइटोस्केलेटन, ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेट जाता है, और लपेट जाने से क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। अब ठीक है, क्रोमोसोम बनता है कब? क्रोमोसोम बनता है जब उसको डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्रोमोसोम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में फोन आ रहा था इसलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ओके, सो लाइक स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए एक अपने आप को डीएनए अपने आप को लाइक लपेटता है, मतलब अपने चारों तरफ अपने आप को क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है, अब देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन जैसा एक पॉलीअमाइंस होता है, तो मतलब उनमें कोई क्रोमोसोम प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें डीएनए स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को कवर करता है और एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। और ऑल द यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती कि सारी यूकेरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल्स होती नहीं, सबका फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर यूकेरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती, किसी में कोई दूसरे फंक्शंस के लिए हो सकता है, कोई और मच दूसरे तरीके से डेवलप हो सकती है, कोई दूसरे तरीके से डेवलप हो सकती है, हम पढ़ेंगे। यूग्लिना के अंदर दूसरे तरीके से डेवलप मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल भी यूकेरियोटिक है, प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आपको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। अब वैसे ही, ठीक है, कुछ एल्गीज होती हैं जिसके अंदर सेल वॉल होती है, कोई सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। अब किसी में नहीं होती, लाइक यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसमें प्रोटीन की लेयर होती है चारों तरफ, जिसे हम पेलिकल लेयर कहते हैं। तो हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, ठीक है। यूग्लिना की सेल के अंदर आई स्पॉट मिलता है, जैसे कि यूग्लिना को डायरेक्शन को सेंस करने में मदद मिलती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
नाउ द प्लांट सेल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, बाय द वे ये आपको देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा कि प्लांट सेल थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, एनिमल सेल थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन हम इनको बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे और इनके सारे अब ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल के अंदर बीच में आपको दिख रही है, बीच में आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर होता है, ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये वैक्यूल होता है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखेंगे, दिख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वैक्यूल के अलावा ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। ये आप देखोगे ये वाला अंदर की तरफ ये न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये देखेंगे, ये ऐसे जो पट्टियां दिख रही हैं ये गोल्गी एपरेटस होती है, ठीक है। अब ये अगर आप ये गोल्गी एपरेटस होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी अंदर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, अंदर से बाहर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब यहाँ छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है, ये दिख रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी चीज दिख रही है, ये पेरोक्सिसोम है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको कुछ दिख रहा है, ये देखिए ट्यूब्यूल्स, ये दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दिख रहा है आपको, ये लाइसोसोम है, ठीक है। और आपको यहाँ जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, बड़ी बड़ी पट्टियां हैं, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिनके राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ होती हैं, जो बिल्कुल स्मूथ होती है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता वो स्मूथ होती हैं। समझ में आ गया। अब इसकी चारों तरफ आपको ये जो आसमानी कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्काई कलर जैसा, ये क्या है आपका, ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म को कवर क्या रखती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को कवर रखती हैं, इसके साइटोप्लाज्म कवर रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना साइटोप्लाज्म कवर रखती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अलावा अगर आप देखेंगे ये आपका क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ कवर किए रखती है, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो गई, ये उसकी सेल वॉल हो गई, जिसमें मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये जो बाहर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गई, ये हो गई मिडिल लैमेला हो गई, जो कनेक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये दिख रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये बाहर की तरफ थ्रेड निकलते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे देखिए बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। आप एनिमल सेल में आइए। एनिमल सेल में बाहर की तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अंदर की तरफ ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को चारों तरफ कवर नहीं करने के लिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस एनवलप होता है। फिर क्या होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको जो डिफरेंस बताऊंगा, आपको डिफरेंस, ओके ओके, डिफरेंस आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। इसके अलावा ये दिख रहे हैं आपको छोटे से स्ट्रक्चर, ये प्रोक्सिसोम है। आपको ये बड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइसोसोम है। ये छोटे छोटे आपको जो दाने दिखाई दे रहे हैं, जो दाने या तो फ्री होते हैं या फिर आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिख रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर दाने दिख रहे हैं, उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम राइबोसोम कहते हैं। देखिए जिसके ऊपर ये बड़े बड़े जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जो बिल्कुल स्टिक्ट होती है, चिपकी हुई पट्टी आपको दिख रही है, ये देखिए, ये दिख रही है आपको चिपटी पट्टी आपको, ये क्या होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये जिनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उनको रफ कहते हैं, जिनके ऊपर नहीं पाया जाता उनको स्मूथ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, जैसे देखिए ये क्या था आपका, ये क्या था बेटा आपका, ये था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, ऐसी लेंस शेप में डिस्क है, उनको हम गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर आपको दिख रहे हैं, ये आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, उनको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ की तरफ आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियन है, जो स्काई कलर का भरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे देखिए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें बाहर की तरफ
ये आपको दिख रहा है माइक्रोविलाई है। ये माइक्रोविलाई देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि माइक्रोविलाई बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में भी होती है माइक्रोविलाइज, ठीक है? तो ये हो इवन लाइक हमारे नेफ्रॉन्स में भी होती है माइक्रोविलाइज। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी को एब्जॉर्प्शन का काम होता है किसी यूकेरियोटिक सेल्स का, तो ये वहाँ पर ये बेसिकली प्रेज़ेंट रहती है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि प्रेज़ेंट हो हर किसी के अंदर, ठीक है? चलिए, तो एक गुड डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल दे आर लार्जर इन साइज, क्योंकि ये सेल्स बड़ी-बड़ी सेल्स होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है सेंट्रल वैक्यूल बहुत अंदर तक घिरा हुआ होता है, बहुत बड़े लेवल तक कवर करता है, इसलिए सेल का साइज बड़ा होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है। ठीक है? यूकेरियोटिक सेल्स का साइज जनरली छोटा होता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन सेंट्रोसोम मतलब मैंने अपना आप कह रहे हो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एक ही है। क्या होता है, दो सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। क्या होता है कि दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पे होते हैं इस तरह से, ठीक है? एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, और उनको कॉमनली हम और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम है। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है? तो ये है आपका ये थे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आपके कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। अब है आपका पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल्स की प्लांट सेल्स के अंदर क्या-क्या पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि उसके अंदर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, डीएनए होता है। हमें हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए वैसे तो ध्यान रखना कि अगर एनिमल सेल में अगर कंपैरिजन करेंगे तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम प्रेजेंट रहती है, कोई फर्क नहीं है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है, तो एनिमल सेल की सेंट्रल वैक्यूल की स्टडी नहीं की जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, बट फर्क इतना है कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, यही फर्क है। डीएनए दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में भी हो और एनिमल सेल में भी हो, दोनों में डीएनए प्रेजेंट रहेगा। देखिए डीएनए तो प्रेजेंट रहेगा ही, वरना देखिए अगर आम के बीज को उगाते हैं हम, आम ही उगता है, पपीता तो नहीं उगता। क्यों? क्योंकि आम का जो डीएनए होता है वही आम उसके उसकी प्रोजेनिस मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है? चलिए, हम वन बाय वन सबके सभी कंटेंट को रीड करेंगे। एक बार आपके सामने प्लांट सेल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर में क्या-क्या दिया गया है? इस स्ट्रक्चर में है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये बाहर की तरफ आपको दिख रही है, ठीक है? ये सेल वॉल है, ठीक है? उससे थोड़ा-सा आप अंदर की तरफ जाएँगे, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसके अलावा ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सेंट्रल वैक्यूल है, सेंटर मतलब बीच में पाई जाती है, इसे सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। इस सेंट्रल वैक्यूल की जो लेयर होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट के अंदर की तरफ एक सेल सैप, ध्यान रखना टोनोप्लास्ट जो होती है ना, जो सेल सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, ये लिविंग होती है, लेकिन जो सेल सैप है, इसकी जो ये जो होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग लिक्विड होता है, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है? अभी सेल ऑर्गेनल्स मैंने एक ही बनाया है, लेकिन आप वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। और इसके अंदर की तरफ इसमें अब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती हैं और उसके अंदर ये डीएनए प्रेज़ेंट रहता है। दैट दिस लाइक अ स्मॉल सेगमेंट कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? पेरोक्सिसोम और लाइक आपको देख वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? सेल ऑर्गन्स की कमी नहीं होती है, ठीक है? सेल ऑर्गन्स की कमी नहीं होती है, सेल ऑर्गन्स बहुत होते हैं। क्लियर हो गया? सेल ऑर्गन्स की कमी नहीं है, सेल ऑर्गन्स बहुत है इनके पास, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गन अपना-अपना काम करता है। तो कोई एक सेल ऑर्गन दूसरे सेल ऑर्गन को लाइक डिस्टर्ब नहीं करता। फिर अंदर की तरफ एक सेल जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अब क्या हुआ, वैसे क्या होता है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन सेंटर में जगह किसने ली, सेंटर वैक्यूल ने, बेचारा न्यूक्लियस कोने में आके फंस गया। अब है तो इंपॉर्टेंट काम न्यूक्लियस का ही, तो न्यूक्लियस रहता है लेकिन कोने में रहता है। इसमें साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म इसलिए कम पाया जाता है कि तो मेनली जगह सेंट्रल वैक्यूल ले लेता है, तो साइटोप्लाज्म कम होता है और इसका होना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब हर एक सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम है, टोनोप्लास्ट का क्या काम है, इसके सेल सैप का क्या काम है, सेल ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेल वॉल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वन बाय वन देखेंगे हम सबको।
तो एक जस्ट छोटा सा मैंने हायरार्की बनाई है, अभी सिर्फ समझने के लिए, ये आपने ड्रॉ कर लेना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मदद करेगी, ठीक है? या चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल, जैसे कि इसके अंदर सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सेल वॉल में क्या होता है? सेल वॉल में मिडिल लैमेला होती है, प्राइमरी सेल लेयर होती है, सेकेंडरी सेल लेयर होती है, टर्शियरी सेल लेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल के अंदर टोनोप्लास्ट होता है, सेल सैप होता है, और मैंने बताया था कि जो टोनोप्लास्ट होता है, ये टोनोप्लास्ट लिक्विड, टोनोप्लास्ट जो होता है ये टोनोप्लास्ट आपका लिविंग होता है, लेकिन जो सेल सैप होता है वो नॉन लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म का बना होता है, प्लस न्यूक्लियस का बना होता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट सेल को में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हर किसी के अपने काम है, मिडिल लैमेला का अपना काम है, प्राइमरी सेल लेयर का अपना काम है, सेकेंडरी सेल लेयर का अपना काम है, टर्शियरी का अपना काम है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, इनका अपना अपना काम है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनका अपना अपना काम है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर आप, मैंने बताया था टोनोप्लास्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोनोप्लास्ट, ये आपको बहुत मदद करेगी ये टेबल आपको, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो सेल सैप होता है वो नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके चारों उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और ऑर्गेनल्स के अलावा इसमें रिमेनिंग लिक्विड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड होता है, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है, और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस का क्या काम है? हर एक सब काम देखेंगे, ठीक है, फिर आएंगे। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टी हमें दे रखी सेल मेम्ब्रेन की। एक लिविंग मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर इसके फंक्शन में रोल प्ले करता है। बहुत, मैंने कहा था ना सेल मेम्ब्रेन को डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर सेल ऑर्गन्स, कुछ सेल ऑर्गन डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं। हमने कुछ देखे भी थे, राइबोसोम और जो सेंट्रियोल होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, और इन पांचों को, तीन इसमें दो इसमें, इनको हटा दीजिए, सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। अब मेम्ब्रेन से होने से क्या फर्क पड़ता है ये भी हम देखेंगे। रिमेनिंग लिक्विड के अंदर क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन होता है, इसमें वाटर और प्रोटीन। प्रोटीन 10% होता है, और अराउंड वाटर 80 to 85% होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है 3 या 4%, लिपिड होता है 2%, कार्बोहाइड्रेट होता है 1%, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए, ठीक है। आपके डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये डबल मेम्ब्रेन क्यों होते हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। मेम्ब्रेन सेल जिसमें मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। राइबोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम के अंदर होता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा सारे, मतलब आप दो ये और तीन ये, पांचों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा सभी सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। आज तो हमने केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, हर चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है, और जो मैंने स्पेशल चार्ट बनाए थे उनको आप ड्रॉ कर लेना, आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी चीजों को आगे डिटेल में समझने के लिए। चलिए, हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल्स में। प्लांट सेल्स को हमने शुरू कर चुके हैं, एक बार प्लांट सेल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम चलेंगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर पे। धन्यवाद।